गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज अपना टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए हमारा बेसिकली हमारा क्या है, रिवीजन करा देता हूं एक बार छोटा सा। हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे बेटा हम। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा आपको, स्टार्टिंग से थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूंगा। हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म को मेनली हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसे कि आप लोग जानते हो। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो, इसको ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है बेटा कन्फॉर्मर। एक होते हैं कन्फॉर्मर। तो कन्फॉर्मर तो जो है जो कि एल्केन के बनते हैं। और हम बात करें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर दो तरीका होता है। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। चलिए, तो ये थोड़ा ब्रीफ था कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो बेटा हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में भी रहना चाहिए बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं। और ये सब 12th के लिए है, बोर्ड में भी आता है बेटा। 12th बोर्ड में एज इट इज डेफिनेशन में पूछते हैं, क्वेश्चंस में भी आता है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता लगाते हैं बेटा, कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रैक्टिकली कैसे पता लगाते हैं पहले हम वो भी देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक आता है बेटा अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये इसको आप ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक लाइट सोर्स लेते हैं बेटा ना। हमने एक लाइट सोर्स लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। ये बेटा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, अगर मैं बात करूं बेटा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो है, तो उसमें वैसे 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर में से तो हमने कोई भी एक पर्टिकुलर कलर यहां पे लिया है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं हेड लाइट का क्या बेटा लिख देता हूं नीचे यहां पर ऑर्डिनरी है, तो आपका क्या बेटा है ऑर्डिनरी लाइट सोर्स ही है यहाँ पर, है ना। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के 7 कलर होते हैं, जो कि आप जानते हो। तो 7 कलर में से मैंने कोई एक पर्टिकुलर कलर यहां पर लिया है ना। चलिए, तो ये है ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ये मैंने यहां पर लिया बेटा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। अब इस ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को मैंने पास कर दिया बेटा निकोल प्रिज्म में से। इसमें से मैंने किसी में पास कर दिया बेटा, इसको निकोल प्रिज्म से मैंने पास कर दिया है। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की क्या खास बात होती है बेटा, कि जो इसमें लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर एक प्लेन में होते हैं। लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर एक प्लेन में होते हैं। अब जैसे ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को हम निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे, तो ये जो है ये पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स था, ऑर्डिनरी लाइट थी बेटा, ये ऑर्डिनरी लाइट कन्वर्ट हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कन्वर्ट हो गया बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम पीएलबी बोलेंगे यहाँ पर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएलबी हम बोलेंगे। तो सबसे पहला तो ये समझो आप कि ऑर्डिनरी लाइट और पीपीएल में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है बेटा, कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं लाइट के, आप जानते हो लाइट अ फॉर्म ऑफ वेव है बेटा, और वेव जो है, वेव के हम क्या काउंट करते हैं वाइब्रेशन, तो जो कि हर एक प्लेन में होता है। लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसका वाइब्रेशन सिर्फ किसी भी एक प्लेन में होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, जेड एक्स, कौन सा प्लेन होगा मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कोई भी एक प्लेन में होगा। चलिए, इसीलिए देखो इसकी डायरेक्शन मैंने चारों तरफ बनाई, जबकि इसकी डायरेक्शन मैंने एक ही बनाई है। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों में। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने क्या किया, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने क्या किया,
ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास किया। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है। जिस कंपाउंड को आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो उसका ये सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिया। तो जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करेंगे, तो यहां पर आपके पास 3 सिचुएशन होगी बेटा। यहां पर आपके पास 3 कंडीशन होगी, 3 सिचुएशन होगी। 3 क्या है, हो सकता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, हो सकता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज इट इज ही रहे जिसे इस सॉल्यूशन में पास होती है। उसके बाद हो सकता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपकी राइट हैंड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाए बेटा, रोटेट हो जाए। हो सकता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। 3 चीजें यहां पर हो सकती है। हो सकता है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाए, या फिर वो एज इट इज ही रहे। तो अगर मान लो वो यहां पर कोई भी रोटेशन नहीं होता है, यहां पर लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूं। नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर मान लो प्लेन पोलराइज का रोटेशन नहीं होता है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि भैया इसने इसको रोटेट नहीं किया, तो ये जो कंपाउंड है ये है ऑर्गेनिक ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट की बात करें, इसको इसने कोई भी चेंज नहीं किया है, या बोले इससे एक्टिविटी दिखाई नहीं है, तो एक कंपाउंड जो है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, या तो इसमें घुमा सकता है या फिर इसमें घुमा सकता है, तो फिर उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहां भी हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। चलिए, अब बात आ रही है कि सर ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगाया, लेकिन अब ऐसा है कि कंपाउंड देख के कैसे पता लगाए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने बैठे हैं बार बार, तो उसके लिए भी आगे पढ़ेंगे। पहले भी इतना सा है, तो आप ये इतना सा डायग्राम कॉपी कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर ये 1 बाय 1 इनकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूंगा बेटा कि यहां पर जो अगर मान लो कि जो राइट हैंड साइड में घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सा रोटेशन होगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा उसको हम बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेरी। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेरी। तो जिसको हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको हम प्लस से भी उसको डिनोट करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम लीवो रोटेरी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेरी होता है बेटा और एक लीवो रोटेरी होता है। चलिए, दूसरा और अगर हम बात करें कि ये डेक्स्ट्रो और लीवो के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन डेक्स्ट्रो और लीवो को हम क्या बोलेंगे, तो ये सब धीरे धीरे अभी आगे थोड़ा थोड़ा आता जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखिए, यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं हम कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे बोर्ड में ये पूछेगा कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स क्या होता है, लेकिन आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है बेटा। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, तो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखता हूं मैं, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स इज अ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स is a light whose vibrations take place in all planes. चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स क्या होता है बेटा। ऐसी लाइट है जिसके वाइब्रेशंस जो है वो सब हर एक प्लेन में होते हैं। अगला आता है बेटा प्लेन। ये इसके बारे में पूछ लेते हैं बेटा कि पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज क्या होता है। प्लेन
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको आप पीपीएल भी बोल सकते हो। ये 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछ लेते हैं कि पीपीएल क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज की हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसमें वही वापस से क्या होगा बेटा, इज अ लाइट सोर्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट, आप भी साथ ही साथ कॉपी कर सकते हो, इज अ लाइट whose vibration take place in only one of these plane। वन ऑफ दिस प्लेन कैसे बेटा, जो जितने भी पूरे प्लेन थे उनमें से किसी एक प्लेन में ये होता है, उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलिए, और प्रिज्म की बात करें तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो प्रिज्म के बारे में, या तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो पढ़ लोगे। अगर मैं निकोल प्रिज्म की बात करूं तो वो कैल्साइट से मिलकर बनता है बेटा। कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आप ले सकते हो। दूसरा एक मटेरियल होता है, उसको पोलेरोइड भी बोलते हैं, पोलेरोइड बोलते हैं उसको ना। चलिए, तो इतना मैं पूछता नहीं उसके बारे में। दूसरा अपना आता है बेटा कि जो एक और वो आता है कि जो रोटेशन है, ये जो आपका पीपीएल रोटेट हुआ क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री पे रोटेट हुआ, तो रोटेशन जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो किस सोर्स से या किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, वो पूछ लेते हैं बेटा एक एग्जाम में। तो वो लिख देता हूं मैं, उसको बोलते हैं बेटा पोलेरीमीटर। तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, लिख दो द रोटेशन, ज्यादातर एमसीक्यू में पूछेंगे बेटा इसको। द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो मैं पीपीएल लिख देता हूं। द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is measured using a पोलरीमीटर। तो याद रखना बेटा, पोलरीमीटर से हम ये पीपीएल का रोटेशन मेजर करते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने लिखी है यहां पर, जो 1 नंबर में पूछ सकते हैं बोर्ड में भी। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा बेटा, ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे एक चीज हमें समझ में आ गया कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है वो प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, और जो प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो चलिए आइए उनके बारे में लिख लेते हैं डेफिनेशन। या फिर ऐसा बोले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ने कंपाउंड्स को बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया है बेटा। कौन कौन सा, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आइए लिख देते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म compounds are classified into 2 types। तो 2 टाइप कौन कौन से बेटा, वो 2 टाइप हैं। पहला है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और दूसरा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ये बेटा कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। चलिए, अब यहां पर अगर हम बात करें कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं कि मानो मैंने हेडिंग लिख दिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। बोलो क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अभी देखा था आपने, बिल्कुल क्या होता है बेटा, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए, तो यहां पे लिख भी देते हैं बेटा साथ के साथ, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। दे रोटेट, यहां पे लिख देते हैं दे हैव टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। They have tendency to rotate plane polarized light
in either of two डायरेक्शन। कौन कौन सी डायरेक्शन बेटा? या तो वो क्लॉकवाइज घुमा सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो जो उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हम उनको बोलेंगे। चलिए, अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात करें बेटा, तो वैसे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उनमें कैसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा सा मैं यहां लिखना चाहूंगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं तो वो उनकी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते बेटा। वापस से रिपीट करता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो उनकी मिरर इमेज जो बनेगी उस पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। या फिर ऐसा बोले कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट अभी लिख रहा हूं। अभी यहाँ पर इतना क्लेरिफाई नहीं होगा क्योंकि एग्जांपल नहीं दूंगा मैं यहाँ पे ना, आगे जाने के बाद थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा, वो मैं लिखने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो आप भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हूं एनी molecule is non super imposable on its mirror image is optically एक्टिव। तो बेटा यहां क्या लिखा है मैंने कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उस पर क्या होना चाहिए बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लो बेटा ये ए है, अभी ए कोई कंपाउंड है, अब जैसे मान लो मिरर है, अब अगर मान लो अब इसका ए का जो मिरर इमेज बनेगा कौन सा बनेगा? ए ही बनेगा। अब आप ए को ऐसा एज इट इज उठाओ, यहां से मैंने पकड़ लिया है, ऐसा वापस उठाया और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराया, ओवरलैप कराया मतलब, तो आप देखो इसके ऊपर ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? ये ए इसके ऊपर एज इट इज ओवरलैप बिल्कुल हो जाएगा बेटा ना। देखो ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा इसको ऐसे रोटेट नहीं करना है, इमेजिन क्या करना है कि इसको उठाना है, उठा के फिर इसके ऊपर ऐसे रखना है, तो वो इंपोज होता है कि नहीं होता है। तो आप यहां देखो इसको उठाएंगे, एज इट इज यहां पर रख देंगे, तो सुपर इंपोज हो गया, और सुपर इंपोज हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव की तो कंडीशन क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ध्यान रखना बेटा। जैसे मान लो मैं आई है बेटा, ये आई, तो आई की मिरर इमेज ऐसी ही बनेगी। तो अब देखिए उठाओ इसको, यहां से हमने उठाया, इसके ऊपर रखा, वापस से सुपर इम्पोज हो गया, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। लेकिन अब अगला लेता हूं, जैसे ई लिया बेटा मैंने, तो अब ई की इमेज कैसी बनेगी? ई की इमेज बनेगी ये वाली। तो इस ई को अगर मैं उठाऊंगा और जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा, तो आप भी जानते हो ये ऐसा आएगा बेटा ना, ये ऐसा आएगा। तो बेसिकली ओवरलैप नहीं हुआ, ओवरलैप या मैं बोलूं सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो ये ई क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ई क्या है बेटा? ये ई जो है इसकी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ई क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरह से जो है वो हम पता लगाएंगे कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। चलिए कॉपी कर दीजिए इतना। अगले आते हैं बेटा अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दूसरे कौन से आते हैं बेटा अपने पास? ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो चलिए अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की हम बात करें, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? जैसा हमने लिखा था, क्या टेंडेंसी होगी बेटा इनकी? एक्टिव वाले क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, तो इनएक्टिव क्या करेगा? रोटेट नहीं करेगा, सिंपल। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं थ्योरेटिकली, दे हैव नो टेंडेंसी ना बेटा, दे हैव नो टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट in either of two direction।
वो दो डायरेक्शन कौन से बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी डायरेक्शन में ये इसको रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, या सिंपली बेटा हम बोले रोटेट नहीं करेगा, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। वापस से वही हिंट देता हूं मैं, जैसे उसमें दिया था कि जनरली किसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव मान सकते हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज बनेगी तो वो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल हो जाए। मिरर इमेज पे क्या हो जाए बेटा, सुपर इम्पोजिबल हो जाए। जैसे ए हुआ करता है, आई हुआ करता है, ओ हो जाएगा बेटा, वाई हो जाएगा, है ना, अगर ये वाई ऐसा है तो वाई हो जाएगा, बहुत सारे हैं। तो जो इसकी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए वो क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। चलिए तो मैं ये लिख देता हूं, एनी molecule super imposable on its mirror image no क्या बेटा, any molecule is superimposable on its mirror image is ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसके जैसा ये थोड़ा सा अलग है, बस उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे अगर मैं लेटर से समझू, फॉर एग्जांपल लेटर जैसे ए हो गया बेटा, ए, उसके बाद हम बात करें बी सी डी नहीं होगा, ई एफ जी एच, हाँ एच हो गया बेटा, एच, आई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, तो बेटा टी, उसके बाद बहुत सारे हैं, मैं एक्सेट्रा आप लिख सकते हो यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ डब्लू हो गया बेटा, डब्लू हो गया, वी हो गया, इसे बहुत सारे आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो इनकी क्या होगी, जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोज हो जाती है। तो ये लेटर जो है इनको आप बोल सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप बोलोगे क्या सर एबीसीडी लेटर भी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव होते हैं? बेटा एक्टिव इनएक्टिव नहीं होते हैं, बस मैं समझाने के लिए आपको लिखा है। ये जो सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल का जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए मैं लेटर का यूज कर रहा हूं। जैसे मान लो अपने हैंड के ग्लव्स हो गए बेटा, अब हैंड के ग्लव्स जो है वो क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उनकी जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, है ना, आप चेक कर लेना। चलिए तो ये है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, कॉपी कर लीजिए। अब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं बेटा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ चुके थे कि जो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटरी बोलेंगे, जिसको स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम लीवो रोटरी बोलेंगे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस से रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, या बोल सकते हैं कि दो टाइप का होता है। तो ऑप्टिकल में यहां पे थोड़ा सा टेबल बना के लिख देता हूं आपको। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है बेटा हमने उनको कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स उनको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक तो वो जो पीपीएल को क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे। पहले कौन सा बेटा, पहले क्या करते हैं, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन प्लेन, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें बेटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम बोलेंगे बेटा डेक्स्ट्रो रोटरी कंपाउंड, उनको हम बोलेंगे। तो ये क्या होंगे, नोन एज, या फिर लिख लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा इनको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड।
और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो स्मॉल डी से करेंगे या फिर प्लस से करेंगे। तो डिनोटेड बाय या तो हम स्मॉल डी से करेंगे बेटा, या फिर हम किससे करेंगे, प्लस का साइन बना के। तो डी से करेंगे बेटा, प्लस से हम रोटेट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें इन दूसरे कंपाउंड की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे तरह कंपाउंड क्या करेंगे, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटरी। क्या बोलेंगे इनको बेटा, लीवो रोटरी, LAEVO, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ये एल है यहाँ बेटा, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे बेटा, स्मॉल n स्मॉल l या फिर माइनस से इनको रोटेट करेंगे। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जिनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेरी बेटा और एक लीवो रोटेरी। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब बात आती है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनएक्टिव क्या होता है, सब कुछ हमने कर लिया, एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया। लेकिन अभी तक डाउट होगा आपके दिमाग में, नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि हम देख के कैसे बताएं। जैसे मान लो मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिख दिया है, कुछ भी मॉलिक्यूल मैंने आप, जैसे मान लो एसिटिक एसिड लिख दिया, मान लो सपोज दैट मैं लिख दिया आपको एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसको कैसे हम देख के बताएं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब बार बार जब भी आपसे पूछा जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में देंगे आपसे, तो हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे बेटा। ऐसा तो नहीं है कि जाओ लाइट सोर्स लेके आओ, फिर पोलरीमीटर लेके आओ, उसके बाद निकोल प्रिज्म लेके आओ, फिर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो हमें ऐसी कुछ खास ट्रिक्स है या ऐसी कौन सी चीज है या वो क्या है जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम पता लगाते हैं बेटा किरेल कार्बन से, किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन से कैसे पता लगाएंगे, या किरेल कार्बन से पता लग गया, लेकिन किरेल कार्बन होता क्या है ना। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखिए, किरेल कार्बन होता क्या है, बाकी बातें भी थोड़ी देर बाद समझेंगे। हेडिंग लिखिए कायरल कार्बन। कोई कायरल भी बोलता है, कोई किरेल भी बोलता है, कोई चिरेल भी बोलता है, लेकिन चिरेल तो मैं नहीं बोलूंगा, कायरल कार्बन। बाकी जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हो, कायरल कार्बन। तो किरेल कार्बन होता क्या, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कोई भी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम या अलग अलग एटम से कनेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे किरेल कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बेटा, 4 होती है। मान लो इस वैलेंसी से X हो, इस वैलेंसी से Y हो, इस वैलेंसी से A हो, इस वैलेंसी से B हो। तो भी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या एटम्स के ग्रुप से जुड़ी हुई हो, अटैच्ड हो, तो उसको बोल देंगे किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन को बेटा एस्ट्रिक लगा के यहाँ पर दिखाया जाता है, या स्टार लगा के यहाँ पर दिखाया जाता है। तो स्टार लगा देते हैं या एस्ट्रिक दिखा देते हैं। इसको एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं बेटा ना। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल जो कि किरेल कार्बन कंटेन करता है, जो कि किरेल कार्बन कंटेन करता है, उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को हम बोल देंगे बेटा किरेल मॉलिक्यूल। और किरेल मॉलिक्यूल जनरली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो आपको पहली कंडीशन मिल गई है, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आपको कंपाउंड में क्या चेक करना है बेटा, कि किरेल कार्बन है या नहीं है। अगर किरेल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनना, कि अगर किरेल कार्बन है तो यह 100% जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव ही हो। वापस रिपीट कर रहा हूं कि किरेल कार्बन हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव ही हो, है ना, वो नहीं भी हो सकता। अभी कैसे पता लगेगा, तो वो सब धीरे धीरे आ जाएगा बेटा अभी ना। तो अभी हम बता देते हैं, वो सब कंडीशन लिखाऊंगा मैं ना बेटा। तो पहला क्या है कि किरेल कार्बन होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक ही किरेल कार्बन है, अगर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ किरेल कार्बन इज 1, देन गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज
क्या बेटा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बट इफ मोर देन वन किरेल कार्बन, इफ मोर देन वन किरेल कार्बन, अब अगर मोर देन वन किरेल कार्बन सिमिलर है, जितने भी किरेल कार्बन है एक से ज्यादा वो सिमिलर है, तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकता। बट अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है लेकिन वो डिसिमिलर है, क्या है वो, डिसिमिलर, तो वो भी ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो कुछ कंडीशंस थी जो मैंने बताने की ट्राई की है, ये सब वापस डिस्कस करेंगे, ये बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, है ना बेटा। तो पढ़ते हैं, चलिए। किरेल कार्बन, वापस आ जाइए, बहुत दूर चले गए बेटा, थोड़ा वापस आ जाइए, है ना। किरेल कार्बन क्या होता है? किरेल कार्बन होता है ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ी हुई हो। और पहली बात तो चारों वैलेंसी होनी चाहिए बेटा। चारों वैलेंसी होने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो एक किरेल कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं किरेल कार्बन की। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन with all four different, sorry पेन नहीं चल रहा मेरा बेटा, with all four different चलिए, तो लिख दिया मैंने डिफरेंट एटम या ग्रुप्स के लिए बेटा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद ऑल फोर डिफरेंट एटम, है ना बेटा, इसको बोलेंगे किरेल कार्बन। तो ये किरेल कार्बन का यहां पर याद रखना बेटा, ये x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू b, ये जो है बेटा ये किरेल कार्बन की कंडीशन है। और जो कंपाउंड किरेल कार्बन हो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, याद रखो। पॉइंट नंबर वन क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ किरेल कार्बन। तो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे पहले, प्रेजेंस ऑफ, पहला पॉइंट नहीं ऐसे लिखा बेटा, प्रेजेंस ऑफ किरेल कार्बन, प्रेजेंस ऑफ किरेल कार्बन is not compulsory, क्या बेटा, is not compulsory condition। क्या लिखा बेटा मैंने, प्रेजेंस ऑफ किरेल कार्बन इज नॉट कंपल्सरी कंडीशन, किसके लिए बेटा, टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि किरेल कार्बन हमें मिल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकल ही होगा, है ना। तो कब ऑप्टिकल होगा कब नहीं होगा वो भी हम अभी लिख देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दूंगा, बस आप याद रखना उन चीजों को। तो इतना कॉपी कर लीजिए। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है वो बता देता हूं। कई बच्चे या किसी को मिसकंफ्यूजन होता है या मिस डाउट, कुछ भी बोलो आप, डाउट जो होता है कि जिसमें किरेल कार्बन हो गया वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। चलिए, तो क्या है वो चीज आखिर जिससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो मैंने बोला था कि अगर एक हो, किरेल कार्बन कितना हो बेटा, एक, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब किरेल कार्बन एक से ज्यादा हो जाता है तब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं, कंपाउंड, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं बेटा ये, कंपाउंड विथ 1 किरेल कार्बन, क्या लिखा है बेटा मैंने, कंपाउंड विथ 1 किरेल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव,
ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या लिखा बेटा मैंने? कंपाउंड विथ वन किरेल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किरेल कार्बन एक है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव में डी होगा कि एल होगा बेटा? वो हम नहीं बता सकते। ऑप्टिकल एक्टिव है वो डी भी हो सकता है या फिर एल भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों का 50-50% होगा, ये हम कुछ नहीं बता पाएंगे भी। चलिए, तो मान के चलिएगा ये तो वो डी होगा या एल होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर किरेल कार्बन एक से ज्यादा हो जाए तो, किरेल कार्बन एक से ज्यादा हो जाए तो अब उसमें अगला पॉइंट लिखिए बेटा, compounds with more than one dissimilar किरेल कार्बन, तो क्या होगा बेटा? ये भी होगा आपका ऑलवेज, ये भी क्या होगा बेटा? ऑलवेज, ये लिख देता हूं मैं, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। भी क्या होगा बेटा? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा? कंपाउंड विद वन किरेल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे क्या लिखा? कंपाउंड विद मोर देन वन डिसिमिलर किरेल कार्बन। पहली बात तो एक से ज्यादा हो, और कौन सा बेटा? डिसिमिलर। अब यहाँ पे डिसिमिलर का मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं ना। तो मैं दो कार्बन मैंने बनाए, समझ लेना बेटा, दो कार्बन मैंने बनाए, इससे मैंने अटैच किया ए, इससे मैंने अटैच किया बी, और इससे मैंने किया एक्स। ठीक है, इससे मैंने अटैच किया ए, इससे मैंने अटैच किया बी, इससे मैंने अटैच किया एक्स। कर दिया। चलिए अब ये बताइए इसकी चारों वैलेंसी कौन कौन सी है? इसकी चार वैलेंस, पहली वैलेंसी कौन सी बेटा? ये एक्स, एक तो एक्स ए बी, और एक बाकी जो बची हुई है ना बेटा। ये जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कौन है? ए बी एक्स, और जो बाकी बची हुई। ठीक है, याद रखना। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी कौन है? ए बी एक्स, और एक बचा हुआ कार्बन। तो अब आप मेरे को इतना सा बताइए कि ये दोनों वैलेंसी जो है, चारों वैलेंसी सेम है या नहीं है? तो बेसिकली बेटा इस कार्बन की जो चार वैलेंसी है वही इसी कार्बन की भी चार वैलेंसी है। तो ये जो दोनों किरेल कार्बन है, इन दोनों को हम बोलेंगे सिमिलर किरेल कार्बन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिमिलर किरेल कार्बन। लेकिन मान लो मैं यहां पर एक्स की जगह वाई लगा देता हूं। अब इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? ए बी एक्स और समथिंग ये, और जबकि इसकी कौन सी है? ए बी वाई और समथिंग ये। तो बेसिकली इसकी चार वैलेंसी और इसकी चार वैलेंसी दोनों अलग अलग है बेटा। और जब दोनों अलग अलग हो जाती है तो कार्बन तो किरेल है, बट इसको हम बोलेंगे डिसिमिलर किरेल कार्बन। तो जब डिसिमिलर किरेल कार्बन हो, यानी कि जितने भी किरेल कार्बन हो उनकी जो चारों वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए बेटा? डिसिमिलर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चारों की चारों डिसिमिलर हो, तीन सेम हो सकती है, कोई भी एक अलग हो सकती है। तो डिसिमिलर किरेल कार्बन अगर है तो बेटा क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड माना जाएगा। फिर चाहे कितने ही हो, 3 4 5, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आता है थर्ड, और इसका मेन इंपॉर्टेंट, कि एक से ज्यादा भी हो और सिमिलर भी हो। अभी जो मैंने बताया सिमिलर वाला, तो वो फिर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है अदर फैक्टर पे बेटा। अब अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर में आ जाता है सिमेट्री ऑफ प्लेन, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, वो चीजें आ जाती है, वो भी अगर डिस्कस करेंगे भी। तो थर्ड को क्या है कि कंपाउंड्स with more than one similar chiral carbon, compound with more than one similar chiral carbon। तो क्या बेटा? किरेल कार्बन कितना है? किरेल कार्बन है एक से ज्यादा, मोर देन वन, लेकिन वो क्या बेटा? सिमिलर है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कंपाउंड जो है, तो कंपाउंड क्या होगा बेटा? मे बी
may be optically active, may be optically active or inactive, may be optically active or inactive। तो ये 3 पॉइंट है, इनको जरूर याद रखना बेटा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बताएगा नहीं आपको। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। यहां पे क्या लिखा बेटा, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो ये किस पे डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर है ना। तो यहां पे लिखता हूं बेटा मैं, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। अदर फैक्टर होता है बेटा, इसके बाद ही लिख रहा हूं डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं that is plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry को हम बेटा सिग्मा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, plane of symmetry जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, या फिर एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम आई भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। तो इन दो के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कैसे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये जो दो ग्रुप की इन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों हो भी सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है बेटा, क्या है, आर प्रेजेंट, इज या फिर आर प्रेजेंट, अगर इनमें से कोई एक या दोनों प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आप प्रेजेंट तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। और अगर मान लो ये नहीं है, अगर ये नहीं है, नॉट प्रेजेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये नॉट प्रेजेंट होना चाहिए बेटा ना। चलिए अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, तो इसको अपन जब भी अगली क्लास में भी धीरे धीरे अपने पास आगे बढ़ेंगे बेटा, तो अपने आप डिस्कस होता चला जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए अभी हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम्पल को समझने में आसानी रहे। तो कुछ टॉपिक था बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या केल कार्बन होता है, कैसे इनको डिस्कस करेंगे। चलिए तो जैसे मान लो हम बात करते हैं एग्जांपल, केल कार्बन ढूंढने का है। चलिए तो जैसे दिया है CH3 CH3 और ये Cl, तो बताओ इसमें कितने केल कार्बन है बेटा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर ये केल का सी इसकी बात करें तो इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन सेम हो गए बेटा, नहीं हो सकता। इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, नहीं हो सकता। इस कार्बन की बात करें तो एक Cl एक हाइड्रोजन बट 2 CH3 सेम हो गए यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर है 0 केल कार्बन। तो कितने केल कार्बन है बेटा यहाँ पर, 0, एक भी केल कार्बन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लिख देता हूं, जैसे CH3, जैसे आएगा CH, CH2, CH3 और यहां पर लिख दिया मैंने Cl। अब बताइए कितने केल कार्बन होंगे, आपको चेक करना है बेटा आपको। इस कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन सेम, नहीं हो सकता। इस कार्बन की बात करते तो एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन है, एक किससे देखो आप इधर, एक इससे मिथाइल ग्रुप है बेटा, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। और एक इधर वैलेंस पूरा ही चेक करना है बेटा आपको, इधर इथाइल है तो इधर मिथाइल हो गया, इधर ये इथाइल ग्रुप हो गया, एक क्लोरीन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, तो चारों वैलेंस अलग हो गए, तो ये कार्बन क्या हो गया बेटा, काइरल कार्बन हो गया। इसके बाद इस पे आ जाते हैं, तो इसके देखो इस पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है, तो इन 4 कार्बन में से सिर्फ एक ही कार्बन क्या है बेटा, क्रेल कार्बन। तो यहाँ पर कितने कार्बन क्रेल होंगे बेटा, यहाँ पर एक कार्बन क्रेल होगा। जो भी क्रेल कार्बन होगा उसके ऊपर आप स्टार लगा देना, तो यहाँ पर ये एक क्रेल कार्बन होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3,
तो हम बात करते हैं जैसे कि मान लो बेटा CH3 CH OH CH Cl और CH3, इसमें कितने किरेल कार्बन है पता लगाओ। तो इस कार्बन पे तो बेटा क्या तीनों हाइड्रोजन सेम है। इस कार्बन की बात करते हैं तो देखो एक तो हाइड्रोजन, एक OH अलग हो गया, एक CH3 अलग हो गया, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप है ना बेटा, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया अलग है, एक ये हो गया अलग है, और एक है हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये चारों वैलेंसी अलग अलग हो गए है ना, फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है बेटा, किरेल कार्बन है। चलिए अब हम अगर इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ आप देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, और वापस ये पूरी वैलेंसी अलग हो गई। तो ये भी किरेल कार्बन हो गया बेटा। और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये नहीं होगा। तो कितने किरेल कार्बन बेटा, 2 किरेल कार्बन है, एक तो ये वाला और एक वाला, जहां जहां पे स्टार लगाए तो वो किरेल कार्बन है। तो इस तरह से किरेल कार्बन आप पता लगा सकते हैं बेटा, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। चलिए अगले हम बात करते हैं बेटा, रिंग की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल जैसे रिंग वाला लेते हैं, ये रिंग वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप बताओ कौन सा किरेल कार्बन है। तो आप जानते हो कि इनमें बाकी जो वैलेंसी है कुछ नहीं लगा, मतलब हाइड्रोजन है बेटा। तो ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी है 0 किरेल कार्बन, एक भी किरेल कार्बन नहीं है। लेकिन जैसे मान लो, अगर मान लो बेटा मैं इस कंपाउंड की बात करूं, साइक्लो यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे एक कुछ नहीं दिखाया, और यहाँ पर भी लगा दिया आपका क्लोरीन मैंने लगा दिया। तो जब कुछ नहीं है मतलब आप समझते हो हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर। तो आप देखो कि इसका जो है वो एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी क्लोरीन, एक हाइड्रोजन। दूसरा इसकी दूसरी एक तरफ क्या जुड़ा हुआ बेटा, एक तरफ देखो यहाँ पर ये Cl और H है फर्स्ट कार्बन पर। इसके रेस्पेक्ट में कार्बन नंबर अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है बेटा, एक कार्बन मिला जिसपे क्लोरीन और हाइड्रोजन है। और अगर मैं ये वैलेंसी जाऊं तो ये 1, 2 और 3 नंबर पे मिला। तो अगर मैं इस साइक्लिक वाले में क्या करना होता है कि 2 वैलेंसी तो आपको पता लग जाएगी बेटा। अब एक बार इधर से रोटेट करना होता है और एक बार इधर से रोटेट करना होता है आपको, है ना बेटा। तो अगर इसकी बात करें तो ये किरेल कार्बन हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, किरेल कार्बन। कैसे हुआ, रिपीट कर रहा हूं वापस रिपीट कर रहा हूं। एक वैलेंसी हाइड्रोजन अलग हो गई, एक क्लोरीन अलग हो गया। एक बार इधर से रिपीट करो तो ये आपको जो कार्बन है वो कार्बन मिला कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर एक बार इधर से रोटेट करो तो 1 नंबर पे। अगर ये पोजीशन जो है वो अलग अलग है बेटा ना, इधर से 1 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पर, तो क्या होगा कि कार्बन किरेल माना जाएगा बेटा, ये कार्बन किरेल माना जाएगा। कब, जब ये दोनों सिमिलर हैं। ये जब दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है, याद रखना ये भी किरेल है। अरे इसकी बात करें तो ये भी किरेल होगा। अभी आगे समझ में आएगा थोड़ा सा बेटा ना। साइक्लिक वाला मान लो ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, सेम एग्जांपल, ये क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी Cl, एक हाइड्रोजन। तो अब इसका तो 2 वैलेंसी की बात करते, 2 वैलेंसी कौन सी बेटा, ये 2 वैलेंसी है। तो यहां से आप चलो 1 और 2, यहां से आप चलो 1, इधर से आते हैं 1 और 2। तो आप देखो कि ये जो कार्बन मिला है ये एक कार्बन बेटा यानी कि दोनों जगह से सेम है। जब दोनों जगह से सेम है तो ऐसा मान सकते हैं कि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो गए बेटा, बिल्कुल सेम हो गई। आप देखो इधर से रोटेट करने पर जो ये इधर से आप रोटेट हो चाहे इधर से रोटेट हो, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है बेटा। तो जब सेम है तो एक कार्बन किरेल नहीं है, वैसे ये कार्बन भी किरेल नहीं है। तो समझ में क्या आया कि जब हम अगर आमने सामने की बात करें, अगर आमने सामने हो और सेम वाले हो तो दोनों किरेल कार्बन नहीं होंगे। या मैं बोलूं कि इवन कार्बन हो, कितने कार्बन हो बेटा, इवन कार्बन हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। इवन कार्बन इनकी 2, 2, 4, 6 और अपोजिट डायरेक्शन में हो और सिमिलर ग्रुप कंटेन करते हो, 3 चीजें हैं।
इवन कार्बन हो 2 4 6, अपोजिट डायरेक्शन में हो और सिमिलर ग्रुप कंटेन करते हो तो वो किरेल नहीं होगा, है ना बेटा। तो मैं यहां पर एक आपके लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, इफ रिंग containing number of if ring containing even number of carbon and only opposite carbon and only opposite carbon containing similar group, then it never kill carbon, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या था कि देखो इवन 1 2 3 4 रिंग कितने की, 4 की, इवन की है, और अपोजिट कार्बन क्या है बेटा, सेम ग्रुप कंटेन करते हो तो वो किरेल नहीं हो गया। लेकिन यहां पर 4 का था लेकिन कार्बन अपोजिट नहीं था तो ये किरेल हो जाएगा। जैसे अगले एग्जांपल से पहचानना, मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है ना बेटा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, और एक Cl इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये मैंने लगाया H और Cl। तो अब देखो कि दोनों ग्रुप जो है वो सेम कंटेन करता है तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी कार्बन, देखो बाकी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सब पे 2 2 हाइड्रोजन है, बस बात इन दोनों की आ रही थी बेटा। तो अगर आमने सामने है, इवन में है तो वो किरेल कार्बन नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो अभी मैं इसकी बात करूं, अब ये ओड हो गया बेटा ना, अब ओड में तो आप कहीं भी लगा दो किरेल ही होगा। जैसे मान लो एक OH लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक यहाँ मैंने Cl लगा दिया, एक यहाँ मैंने Br लगा दिया, तो और इसमें तो क्या होगा, अब बाकी दूसरा कौन सा होगा, H होगा बेटा। यहाँ पर दूसरा कौन सा होगा, H होगा। तो ओड में तो फिर सब किरेल होंगे बेटा, जिसमें भी 2 भी अलग अलग होंगे ना बेटा तो वो किरेल माने जाएंगे। sp3 कार्बन जिन पे 2 ग्रुप अलग हो जाए तो अलग माने जाएंगे। चलिए, तो ये कुछ था किरेल कार्बन ढूंढने का, ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढने का। इसके बाद अपना आएगा बेटा कि जो हमने D और L पढ़ा है तो D और L में क्या रिलेशन है, जो D और L है उनमें क्या रिलेशन है। चलिए यहां तक कॉपी करिए आप।